मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारे होंगे। और मौसम की सूरत हाल फिर आपको पता है कि खराब होगी और स्मॉग के प्रियत ने फिर से सर उठा लिया है। बाहर जाते मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया करें। मास्क का इस्तेमाल आपको कोरोना वायरस और आपको पता है स्मॉग दोनों के खतरात से महफूज रख सकता है। और मास्क का अपने लिबास का हिस्सा बना लें और खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। आपके लिबास का हिस्सा बन जाता है। अब तो मैचिंग मास्क चल रहे हैं कि आप अपने लिबास की तरह का मास्क पहने, आप बाहर जाएं, आपका पूरा अटायर जो है ना वो चेंज हो जाता है और लोग आपको देखते हैं, इंस्पायर भी होते हैं कि यार बड़ा मजे का ये पूरा चल रहा है। तो खुद भी महफूज रहें, एक तो मास्क के साथ आपका फैशन भी चल जाएगा और जी आप महफूज भी रह जाएंगे। तो जनाब, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन हालात में। तो इन हालात के तनाजुर के हवाले से आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो काफ़ी अहम है। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद नोट किया जा रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत समझा जाता है। और महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के पास फ़ज़ाई आलूदगी जांचने वाले आलात भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इस हवाले से फ़ज़ा में आलूदगी की शरह जांचने के लिए 27 नई मशीनें खरीदने का भी अब फैसला किया गया है, जिनमें से 9 मशीनें लाहौर के हिस्से में आएंगी। मशीनें तो जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन स्मॉग की अज़ीज़ का सामना अब भी लाहौरियों का मुकद्दर बना रहा है। और हम पूरा साल ये देखते आ रहे हैं कि हम लोग स्मॉग से जूझ रहे हैं और मौजूदा धुआं, जहरीली गैसें और कीमियाई अज्जा जो है ना इंसानी जल्द रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंतहाई नुकसान पहुंचाता है। स्मॉग में कौन कौन से अनासर शामिल होते हैं और वो इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करते हैं और स्मॉग के मुज़र असरात से कैसे बचा जा सकता है, इन सब बातों पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सना जुल्फ़िकार खान हैं और ENT स्पेशलिस्ट हैं। सना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, हमने देखा कि जो फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाई एक तो आलूदगी है, कुछ लोग कहते हैं स्मॉग है, कुछ लोग कह रहे हैं ये फॉग है। तो हमें ये बताइए कि कान, नाक और जो गले की बीमारियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से, तो किस तरह हम बच सकते हैं इन चीज़ों से? ऑलराइट मुनीबा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि स्मॉग जो है वो एक्चुअली 2 वर्ड्स से डिराइव हुआ है, स्मोक एंड फॉग। सो बेसिकली ये स्मोक भी है और फॉग भी है एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स और जहरीले मवाद जिसको आप कह लें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब क्योंकि ENT से हम रिलेटेड हैं तो डायरेक्ट हम इनहेल कर रहे हैं ईयर, नोज और थ्रोट के थ्रू। एग्जैक्टली। इसमें ये है कि सबसे बेस्ट तो यही है कि प्रिवेंशन, बिकॉज जाहिर है आप एनवायरमेंटल हैजर्ड को अवॉइड तो नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना ही जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है वो यही है कि आपकी जितनी मैक्सिमम आप प्रिवेंशन कर सकें। प्रिवेंशन में अब आपकी आइज से स्टार्ट होता है। आइज में क्योंकि कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है तो बेटर ये है कि आप बाहर जाएं तो आप गॉगल्स लगाएं। नोज और माउथ की जहाँ से हम मोस्टली जहाँ से हम ब्रीथ कर रहे हैं उसमें जैसे हमें वैसे ऑलरेडी कोविड के बाद मोस्टली पॉपुलेशन को आदत पड़ गई है मास्क लगाने की। तो मास्क इज ऑलवेज द बेस्ट प्रिवेंशन फॉर कोविड इज वेल एंड फॉर स्मॉग एज वेल। डॉक्टर सना, मुझे ये बताइए, तो क्या वही लोग इससे मुतासर हो सकते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है या दमे की बीमारियां हैं, या जो सेहतमंद अफराद हैं जैसे हम लोग हैं, हम भी इससे मुतासर? ऑफ कोर्स इससे दोनों पॉपुलेशंस प्रोन हैं इस टाइम। लेकिन जो ऑलरेडी जिनको कोई अंडरलाइंग क्रॉनिक इलनेस है, जैसे एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस है, अदर जो रिलेटेड लंग्स से और ENT से रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं, उसके पेशेंट्स ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रोन है। उनको जितना वो मैक्सिमम अवॉइड करें बाहर जाना उतना उनके लिए बेटर है। तो वो किस तरह? लेकिन दोनों पॉपुलेशंस अफेक्टेड हैं। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाहर जाना भी है काम काज के लिए, जैसे हम भी बाहर आ रहे हैं, तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि बाहर तो निकलना है काम के लिए तो निकल है। बिल्कुल, देखिए एहतियात वही है, गॉगल्स आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क, और तीसरा प्रिवेंशन जो ये है कि अगर आपने बाहर जाना है तो अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है फिर ही जाएं। लेकिन अगर हम अब इससे बच नहीं सकते क्योंकि बाहर निकलना है, तो इसका ऐसा कुछ करें कि इसका असर हमारे ऊपर कम हो।
हाँ, उसमें आप ये है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया मास्क एंड गॉगल्स का इस्तेमाल है। इसके अलावा आप घर में जैसे अगर आपको इरिटेशन हो रही है आईज में तो आप अपनी आईज को बार बार वॉश करें। अगर आपको थ्रोट में इरिटेशन है तो आप जैसे जो शांदा होता है उसका यूज कर सकते हैं। आप गरारे जिसको गागल्स हम कहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर सिम्टोमेटिक आप ज्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जैसे अगर किसी को इरिटेशन है थ्रोट में, नोज में कंजेशन है, एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आप ऑब्वियसली मेडिसिन हैं प्रॉपर जिसमें एंटीहिस्टामीन्स आती हैं, मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा मेडिकल ताकि लोगों में जो अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा बहुत किस्म की, जैसे आमतौर पे लोग जो शानदा इस्तेमाल करते हैं, एरिनाक की टैबलेट्स हैं, बहुत सी ये भी शिकायत आती है कि गले में अगर खराश होती है इस वजह से तो हम गरारे कर लें। तो आप नीम गर्म पानी में इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। ऑब्वियसली आप नीम गर्म पानी में नमक डालें, उसकी सॉल्ट हल्का सा डाल के उसके कर सकते हैं, डिस्प्रीन के कर सकते हैं। ये सब चीजें काफी इफेक्टिव होती हैं। और ऑफ कोर्स जो शानदा भी मैं वो चीजें भी बता रही हूँ जो होम रेमेडीज आप कह लें या सिंपलर हमारी जो पॉपुलेशन, मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ है या आप समझ रहे हैं कि मुझे मैं इफेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनसे स्टार्ट करें, बिल्कुल अपनी आईज को बार बार वॉश करें ठंडे पानी से और यही सारी चीजें इस्तेमाल करें। अगर आपको नेजल कंजेशन है, नाक आपका बंद हो रहा है, स्टफीनेस है तो उसके लिए स्प्रेज मिलते हैं वो यूज करें। एरिनैक टाइप टैबलेट्स होती हैं, एंटीहिस्टामिन्स इनको कहते हैं, आमतौर पर भी लोग फ्लू वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बस तो वाटर का इंटेक कितना हमें कर लेना वाटर इंटेक आपको अपने आप को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। अच्छा। जितना आप हाइड्रेट करेंगे दैट्स ओवरऑल गुड फॉर द होल बॉडी, बिकॉज जितना आप हाइड्रेट करेंगे उतना आपकी बॉडी जो है वो बेटर रिस्पॉन्ड करेगी और प्रिवेंट करेगी आपकी बॉडी ये जो एनवायरमेंटल हैजर्ड इस वक्त चल रहे हैं। और कोविड के बाद अब हमें एक और नई सिचुएशन है और लाहौर इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से आ रहा है बिल्कुल। लेकिन और हमारे हॉस्पिटल्स में भी अब ऑब्वियसली इस सिचुएशन के बाद पेशेंट टर्नओवर भी इंक्रीज कर गया। अच्छा। मतलब अगर हम एक दिन में अगर 150 पेशेंट्स देखते थे एक आउटडोर में तो अब वो 250 प्लस चले गए। नहीं तो वो किस तरह की बीमारियां, मतलब उनको आंखों में एलर्जी होती है, गले का, या किस तरह का उनको पेशेंट हमारे पास अब देखिए मिक्स एंड मैच सिम्पटम्स के साथ आते हैं। लेकिन जो इसके साथ रिलेटेड आ रहे हैं उनको ऑब्वियसली एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, गले में खराश है, दर्द है और इसके अलावा कॉफ के साथ आते हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज कर गए हैं जो हम फिर कंफ्यूज कर जाते हैं कोविड और इसके साथ मिक्स कर। लेकिन सना हमने देखा है मास्क तो हम इस्तेमाल कर भी लिए हैं लेकिन फिर भी कफ बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, उसके लिए आप कफ सिरप्स, जी उसके लिए आप रेमेडी का पूछ रहे हैं। हाँ। उसके लिए ऑब्वियसली ये है कि आप कफ सिरप्स वगैरह यूज करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे आपको सिम्टम आता है आप साथ ही बेटर ये होता है कि आप मेडिकेशन की तरफ चले जाएं एंड प्रिवेंशन एट द सेम टाइम। तो क्या जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में तो वो बच्चे होते हैं, कौन सी एज लिमिट के होते हैं? हमारे पास हर एज ग्रुप के प्रेजेंट करते हैं। ज्यादा कौन से केसेस आ रहे हैं? आजकल आपको पता है हर कोई बाहर जा रहा है, बच्चे भी स्टार्ट हो गए, बच्चे एंड ओल्डर पॉपुलेशन। अच्छा, बच्चे एंड ओल्डर जो सेंटर वाला हमारा जैसे जो 20s to 40s जो यंगर और मिडिल एज ग्रुप्स हैं इनके जरा कंपैरेटिवली लेस होते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ऑब्वियसली बेटर होती है तो वो टॉलरेट कर जाते हैं। और प्लस उन्होंने काम पे जाना होता है, इस पॉपुलेशन ने कॉलेजेस जाना होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपोज होकर उनमें कुछ बेटर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो बच्चे आप क्या कहती हैं कितना मुतासिर होते हैं इनसे, क्योंकि आज आपको पता है कि स्कूल भी स्टार्ट हो गए, उन्होंने बाहर जाना है और उस तरह वो एहतियात नहीं कर पा रहे जिस तरह हम लोग कर सकते हैं। वो बच्चे हैं तो उनको किस तरह बचा सकते हैं? बच्चों को यही है कि आप पूरा उनको कवर्ड रखें, जिस तरह भी जितना उनको आप समझा सकते हैं। मतलब 5-6 साल का बच्चा जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे बच्चे से बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको जितना काउंसल कर सकते हैं वो करें। और हाँ, अब स्कूल्स में वैसे भी तो वो ऑड एंड इवन डेज का है तो ऑड एंड इवन डेज और बाकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो एक तरह से वो वाली जो पिछली प्रिवेंशन चल रही थी वो कहीं ना कहीं हमें इस प्रिवेंशन से भी बचाए, इस सिचुएशन से। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की जो हालात चल रहे हैं बाहर, कोरोना भी है, फजाई आलूदगी है, तो बच्चों को भेजे ही ना, घर पे ही रखें। हाँ जी, गलत बिकॉज देखें अब द सिस्टम हैज टू कीप ऑन रनिंग। अब ये तो नहीं है कि अब आप 1 साल से बच्चों को बिठाया हुआ तो 6 महीने, ये सिचुएशन है, इट विल गो अवे विद टाइम। ये कोई कोविड नहीं है विच इज हियर टू स्टे। सो उसमें ये है कि ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस की तो आप अवॉइड करवा सकते हैं कि आप बच्चों को बाहर ना भेजें, स्कूल ना भेजें एंड फॉर अनदर मंथ आप उनको बिठाएं घर, ऑनलाइन क्लासेस करवाएं ताकि जितना हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर सना कि एयर प्यूरिफायर्स का कितना इस्तेमाल आम है? बिल्कुल, क्या वो इफेक्टिव हैं? इफेक्टिव होते हैं। देखिए ये सारी ऑल्टरनेटिव चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं
एक्सपेरिमेंट भी करनी है, डॉक्टरी करनी है। ऑब्वियसली हमारी कंट्री में इतना डेवलप नहीं है सिस्टम जैसे बाहर होता है, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये तो अब ये है कि जो कंपनीज में जहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जिनको बाहर जाना है, उनको ये चीजें अडॉप्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन बेहतर होगी तो इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन सो मेनी वेज। तो क्या हमें यूज करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, घरों के अंदर भी और अगर घरों में अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, बिकॉज देखिए ना मुनीबा, यहाँ पे तो हमें अफोर्डेबिलिटी के इतने इश्यूज होते हैं। सो एयर प्यूरिफायर्स और इन चीजों से अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, यू शुड गो फॉर दैट, इट विल इम्प्रूव द वेंटिलेशन। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप उससे वन स्टेप बैक, प्रिवेंशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो क्या हमें अपनी डाइट पर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? हाँ जी, आपको में क्या लेनी चाहिए हमें अपने आप को सबसे पहले जैसे आपका हाइड्रेट करना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। मोर फ्रूट्स और साथ मल्टीविटामिन्स वगैरह ऐड करें। अच्छा, सिट्रस फ्रूट्स में बहुत विटामिन होते हैं, अभी ये वैसे भी ऑरेंजेस वगैरह, लेकिन अगर वो गला उससे खराब होता है तो फिर आप उसको अवॉइड करें। लेकिन फ्रूट्स, इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट। और जिनको दमे की सांस की प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी क्योंकि अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, मोस्टली मॉन्टिका और इस टाइप की जो टैबलेट्स हैं वो ऑलरेडी ले रहे होते हैं, इनहेलर्स ले रहे होते हैं, उनको एटलीस्ट अभी जो ये 2 वीक्स हैं उसमें घर में अपने आप को रखना चाहिए, जितना उनका एक्सपोजर अवॉइड हो सकता है उनको करना चाहिए। तो मुझे बताइए कि क्या आलूगी जो है वो दिल के अलावा दिल की बीमारियों का बाइस बनती है कि दिमागी बीमारियों का भी बाइस? बिल्कुल, लेकिन उसमें दिमागी मैं पहले भी पढ़ी थी 2-3 दिन पहले, उसमें 2 किस्म की हैं। एक तो ये है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें एक रिसर्च हुई है 97 से 2006 तक, उसमें उन्होंने इसी का एयर पोल्यूशन का, क्योंकि ये दिस सिचुएशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एन एयर पोल्यूशन। ठीक है। सो उसमें उन्होंने रिसर्च में ये बताया हुआ था कि जो फीमेल्स हैं वो इस एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा एक्सपोज हों तो दे आर मोर प्रोन टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसको आप कहते हैं सिंपल वर्ड्स में दिमाग के बच्चे जिनके सर छोटे रह जाते हैं, एनेंसेफेली कहते हैं उसको, और स्पाइनल बाइफिडा जो पीछे कमर में जिनके फोड़े होते हैं या उनको चलने फिरने में उन जो डिफेक्ट्स है उस पर प्रोन हो जाते हैं। और जो एल्डर पॉपुलेशन है दैट इज बिकमिंग मोर प्रोन टू अल्जाइमर्स डिजीज बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। तो फिर यही एहतियात है उन लोगों, यही एहतियात है, बेटर दैट यू स्टे इनडोर्स और मास्क लगाएं, गॉगल्स लगाएं, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, डाइट अपनी इम्प्रूव करें और जितना मैक्सिमम बाहर का एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं वो जरूर करें। तो अभी आपने बताया प्रेग्नेंट खवातीन के लिए कितना खतरनाक है, उनके लिए बहुत क्या करना चाहिए, उनको किस तरह की डाइट रखनी चाहिए? देखिए ऑलरेडी वो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको जो उनकी डॉक्टर्स होती हैं वो सप्लीमेंटेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 3 मंथ स्टार्ट कर देती हैं। उनको यही है कि जो डाइट ले रही हैं उससे बेटर मतलब डाइट लें, बाहर का खाना वगैरह अवॉइड करें जो आपको और प्रोन कर सकता है जीआई के इन्फेक्शंस को। और ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मीट, आजकल तो मौसमी सब्जियां भी हैं वो आप खाएं और फल हैं वो खाएं। मुझे बताइए डॉक्टर सना कि जो हमारी ये है प्रेग्नेंट खवातीन है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं? देखिए डिपेंड करता है ना कि वो एक तो उनका ट्राइमेस्टर वाइज होता है कि वो एक्सरसाइज, बट ऑब्वियसली एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म फॉर एनी पॉपुलेशन इज ऑलवेज गुड। क्या आप जितना मोबिलाइज होंगे आपकी बॉडी उतना बेटर उसकी ब्लड फ्लो होगी इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन से लेके आपके पैर तक। हमेशा वॉक एक्सरसाइज आपकी जो ब्लड फ्लो है उसको बेटर करती है। और क्या इस मौसम में बाहर जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्योंकि नहीं, आपको एक तो लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये स्मॉग है या फॉग है और लोग बाहर जॉगिंग करने भी चल गए हैं, वॉक कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। एक्चुअली मुनीबा लोग एक्चुअली कंफ्यूज हैं कि ये इज दिस अनदर फॉर्म ऑफ अ प्लेजेंट वेदर या दिस इज स्मॉग, बट दिस इज स्मॉग बिकॉज आप देखें उसके साथ कोई सर्दी वगैरह एसोसिएटेड नहीं है। एग्जैक्टली। सो बेटर यही है कि आप अगर फिलहाल जितना बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं, और ये भी और 1 या 2 वीक्स की बात है, इट विल सेटल डाउन इवेंचुअली। क्योंकि पहले हम देखते थे ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो गया है। पहले अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो फरवरी में अभी तक बाहर शुरू हो जाती थी, ऐसे ही है, हमने नहीं देखा, ये पहली दफा अब रात को एक अजीब सी धुंध आ जाती है और सुबह के वक्त इस तरह धुंध होती है कि जीरो विजिबिलिटी, ऐसे दिसंबर वाला है, बट पीपल आर कंफ्यूजिंग इट विद फॉग, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई टोल्ड यू बिफोर कि स्मॉग जो है दैट इज स्मोक प्लस फॉग। तो एक गंदी फॉग है जो इस वक्त जिसमें हम इनहेल कर रहे हैं और ये हम सबके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। और मुझे बताइए डॉक्टर सना कि हम देखते हैं कि ऐसे अगर हालात आते हैं या हम किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो हम घर में ही खुद वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। ये कितना खतरनाक है? ये खतरनाक है। आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर जो है
वो सिर्फ एक सिम्टम नहीं देख रहा होता, वो ओवरऑल आपकी एज, आपका एज ग्रुप देखता है, आपकी जनरल हेल्थ को देखता है, आपकी पास्ट हिस्ट्री को माइंड में रखता है और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है। सो सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन एट ऑल। तो हम इन एनी फॉर्म, इन एनी डिजीज, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर इसमें भी अगर कुछ लोग फ्लू हो गया है या कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, अगर खा रहे हैं तो पहले डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कर लेना चाहिए, बिकॉज अब फिर वंस अगेन सिचुएशन, और आप इसमें एक और एडवांटेज देखें क्योंकि लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज ये मेडिकल की दी हैं। सो डॉक्टर इज नाउ जस्ट फोन कॉल अवे। एग्जैक्टली, आप उनसे भी इतना कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास हिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए जाना है। इवन इफ यू टेल ऑन द टेलीफोन योर सिम्टम्स, योर हिस्ट्री, आई थिंक डॉक्टर आपको ज्यादा प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो इसमें फेफड़ों का भी बहुत ज्यादा मसला होता है ये फजाई आलूदगी की वजह से। तो एक तो लोग पहले आते नहीं है और जब उनकी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तब वो लोग डॉक्टर से कंसिडर करते हैं। देखिए, इसमें हमें अपनी आपके प्रोग्राम के थ्रू ही मुनीबा हमें काउंसलिंग करनी चाहिए मैसेज की, पॉपुलेशन की, कि इट्स ऑलवेज बेटर टू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। जब आपको सिम्टम्स आए, आप अर्लियर स्टेज पे, द अर्लियर अ डिजीज इज डिटेक्टेड, द अर्लियर इट्स डायग्नोज्ड, द बेटर उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इंस्टेड कि आप वर्स्ट स्टेज पे जाके उसको डायग्नोज करवाएं, तब आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हम लोग हमेशा से अवेलेबल हैं। हम लोग इसी काम के लिए, आई थिंक शायद खुदा ने हमें शायद बनाया इसी काम के लिए। तो मैं तो हमेशा सबको ये कहती हूँ कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कभी किसी को हेल्प चाहिए हो, ऑन द फोन, फिजिकली, वैसे भी, सो वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड। मुझे ये बताइए डॉक्टर सना कि क्या इंडोर प्लांटिंग भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है? हाँ, ऑक्सीजनेशन ऑब्वियसली इससे बेटर होगी आपके, लेकिन देखिए इंडोर प्लांटिंग का भी एक लिमिटेड रोल है। लेकिन जो हम खुद जो चीजें कंज्यूम करेंगे, जिसमें मेडिसिन, डाइट और ये जो शानदार एंड ऑल दैट, दिस इज मोर हेल्पफुल। मतलब चले हुकूमत का तो कह ही देते हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पे ये काम होना चाहिए ही है, लेकिन हम खुद भी एज एन इंडिविजुअल भी हम अपनी जिम्मेदारी वी कैन प्ले अ रोल, ऑब्वियसली वी कैन प्ले अ रोल। इसमें गवर्नमेंट ऐसे रोल प्ले कर सकती है कि इंडस्ट्रीज जो हैं उनको लिमिट कर दें, जो आपकी पॉपुलेटेड एरियाज हैं या जैसे आपकी सोसाइटीज हैं या कम्युनिटीज हैं, वहां से आपकी इंडस्ट्रीज को दूर कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी स्मॉग की वन ऑफ द मोस्ट कॉजेज द केमिकल्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। सो इसमें गवर्नमेंट इस तरह से रोल प्ले कर सकती है, हम प्लांटेशंस इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस के ऊपर नजर डालनी चाहिए हमें। आपने देखा होगा, सुन भी रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इस पे काम होगा, प्लान आउट कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होते हैं या एग्जीक्यूशन होते हुए हमें कुछ भी नजर नहीं आया। तो डॉक्टर सना जुल्फिकार खान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना आपका कि आपने हमें वक्त दिया। जनाब, प्लान बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है या एग्जीक्यूशन का काम आता है तो वो नहीं किया जाता। तो हम यही चाहते हैं कि हुकूमत तो अपना काम कर ही रही है कहीं ना कहीं से, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना माशरा ठीक करें, अपना माहौल ठीक करें, क्योंकि हमारी भी बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है और हमारा माशरा, हमारा जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सेहत के हवाले से और माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर और स्मॉग के खतरात से निपटने के लिए जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, क्योंकि जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतने ही हम बीमारियों के खिलाफ अपनी मुदाफियत को बेहतर कर सकते हैं। और जनाब, जाहिर बात है कि अगर इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए हमें अच्छी खुराक का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अच्छी खुराक से मतलब है कि एक ऐसी खुराक जो हमें मुनासिब कैलोरीज भी फराहम करे और ताकत भी फराहम करे। लेकिन आपको पता है कि महंगाई के इस दौर में जब फलों और गोश्त की कीमतों को पर लग चुके हैं, कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और आए दिन कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो फल और गोश्त तो अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर ही होते जा रहे हैं।
तो ऐसे में ये सवाल जन्म लेता है कि फिर महंगाई के इस दौर में कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर बनाने के लिए किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन कौन सी सब्जियां और दालें इस्तेमाल की जाएं कि मुनासिब कैलोरीज भी मिल जाएं और हमारा जो डिफेंस सिस्टम भी है वो भी स्ट्रांग हो जाए और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करना पड़े। तो जनाब इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात हैं खदीजा आवान है। खदीजा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खदीजा, मुझे बताइए कि आपको पता है कि आजकल कितनी ज़्यादा महंगाई हुई हुई है और गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया हुआ है, बिल्कुल कोई भी नहीं खा सक रहा। आम आदमी जो कह ले वो नहीं खा सक रहा। तो क्या दालें और जो सब्जियां हैं उनमें इतनी ताकत है कि वो इसका ऑल्टरनेट हो जाए गोश्त का? अच्छा मुनीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करना चाहूंगी आजकल कोविड के हवाले से, जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लाइमलाइट है और बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अभी तक हम कोई भी बहुत फिक्स्ड और बहुत प्रोनाउंस्ड ट्रीटमेंट हम कोविड का नहीं अनाउंस कर पाए हैं, रादर देन कि आप अपनी इम्यूनिटी को और कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। कुव्वत मुदाफ़ियत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। लाइफस्टाइल में आप जो खुराक ले रहे होते हैं और जो डाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आप में कुव्वत मुदाफ़ियत को इन्हांस करने के लिए भी और उसको बेहतर बनाने के लिए भी। अब जब हम डाइट की बात करते हैं या खुराक की बात करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली वी हैव अ वेरी मेजर ग्रुप्स, जिसमें दूध, दही, गोश्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और ये जनरली ये माना जाता है और ये फैक्ट भी है। इससे हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि गोश्त की बहुत ज्यादा अफादियत है, दूध दही की बहुत ज्यादा अफादियत है, मछली की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डाइट में, लेकिन यही चीजें महंगी है। Exactly. हाँ, अब जब ये चीजें महंगी हैं तो अवाम के लिए, आम लोगों के लिए उनके थोड़ा हौसले के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं एकदम से। जब भी हम उनको कुछ एडवाइस करने लगते हैं तो वो एक डिनाइल में चले जाते हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो हम किस तरह से इसको मैनेज करें। तो इस सिचुएशन में एक जो हौसले वाली बात है वो मैं ये कहूंगी कि जैसे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वेगन डाइट पे होते हैं, जो कि सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि गोश्त को वैसे ही उनकी खुराक का हिस्सा नहीं होता, तो उनकी भी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से अपने तमाम जो काम है वो कर रही होती है, उनकी ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल ठीक होती है, उनकी क्लिनिकल स्टेटस बहुत ठीक होता है। तो ये एक रेफरेंस हम फिर यूज करते हैं उनको थोड़ा हौसला देने के लिए कि अगर गोश्त जो सा है अपनी कीमत की वजह से आउट ऑफ द रेंज है या आप उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो उसकी रिप्लेसमेंट जो सी है वो अनाज से और वो दालों से और वो सीजनल सब्जियों से, मैं बार बार साथ में नाम लूंगी कि सीजनल सब्जियों से इतनी अच्छी हो जाती है कि बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डिनाइल में जाने की जरूरत नहीं कि इफ वी कैन नॉट अफोर्ड तो हम अब उस जोन में ही नहीं है कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार लें। नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना है और उस चेक एंड बैलेंस का फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी भी इसी तरह से अपने नॉर्मल जो से काम सर अंजाम देगी, क्योंकि ये जो रेफरेंस है कि वेगन डाइट का दिस इज ये एक समझ ले कि उनको एक सपोर्ट देता है और उनको एक हौसला देता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, क्योंकि हम चूंकि हमारी डाइट का हिस्सा है गोश्त और मछली और अंडा और मुर्गी, लेकिन वही बात कि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं, बहुत से रीजन ऐसे हैं। मुझे बताइए खदीजा, अब जो लोग ये गोश्त खाना अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन हम लोगों ने बैलेंस डाइट भी लेनी है जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है भी इस हालात में, क्योंकि आपको पता है कोरोना भी चल रहा है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको फिर कौन कौन सी दालें खानी चाहिए या कौन कौन सी सब्जियां हैं जो मौसमी सब्जियां हैं उनका ज्यादा इंटेक करना चाहिए? अच्छा, इस मामले में हम वी आर वेरी लकी, क्योंकि हम जैसे पंजाब में रहते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं फल और सब्जी के अलावा जो कि हमें पूरा साल मुहैया है। लाइक दालों की अगर हम बात करें तो वो वी कैन गेट देम द होल ईयर, उसका कोई सीजन नहीं होता। इसी तरह हम अगर दूध दही की बात करें तो वो भी हमें
पूरा साल अवेलेबल है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब सीजन है अब नहीं है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों पे बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं या बहुत ज्यादा जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पे इस तरह के मसाइल पाए जाते हैं। तो दाल, दूध, दही ऐसी चीज है जो आपको हर वक्त पूरा साल अवेलेबल है। हाँ, अगर इसके साथ हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं सब्जियों का और फलों का, और ऐसी सब्जियों और ऐसे फलों का जो कि सीजनल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बेहतर जानते हैं बॉडी टू सीजन एक इंसान की क्या रिक्वायरमेंट है। और जितना नेचर हमें बेहतर प्रोवाइड करती है ना, हम उतना प्लान करके भी खुद को नहीं मुहैया कर सकते। तो मैं बहुत ज्यादा जोर देती हूँ जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं विद सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कि आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें उन सब्जियों का जो कि सीजनल हैं। जैसे कि आजकल अगर सर्दियां हैं तो साग, पालक, मेथी, ये जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, इट्स अ ट्रेयर ऑफ आयरन, इट्स अ ट्रेयर ऑफ विटामिन। ये आपकी बॉडी को गर्म भी रखते हैं, ये आपकी बॉडी को नरिश भी करते हैं, ये आपकी बाकी सलाहियतों को फ्लरिश भी करते हैं। इसी तरह से अगर हम, क्योंकि जो सीजनल फल या सब्जी होती हैं आप कंपेयर करके देख लें कि उनकी कीमतें उस तरह से नहीं ज्यादा होती जो कि आउट ऑफ सीजन फल या सब्जियों की होती हैं। तो जब आप दाल जो कि स्टेपल फूड का हिस्सा है हमारे, दूध, दही जो कि स्टेपल फूड का हिस्सा है हमारे, उसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं सीजनल फल और सब्जियों का, तो आपकी बहुत सी जरूरियात बॉडी की पूरी हो जाती हैं। और उसके लिए आपको कम अज कम ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि वी कैन नॉट बाय मटन या वी कैन नॉट बाय बीफ या वी कैन नॉट बाय ऑर्गेनिक चिकन। तो अब हम क्या करें? ये जो एक जो प्लेट होती है जिसमें चावल भी होते हैं, जिसमें दाल भी होती है, जिसमें थोड़ा सा सलाद वगैरह भी अगर आप काट लें तो इट्स अ फुल प्लेट कंटेनिंग द खदीजा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग गोश्त खा कर मोटापे का शिकार हो जाते हैं, हमें शुगर हो जाती है, दिल की बीमारियां लाहिक हो जाती हैं, और जबकि सब्जियां और दालें जो हैं वो हमें इन सब बीमारियों से महफूज रखती हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है? हाँ, देखिए मुनीबा, मैल न्यूट्रिशन का ये कतई मतलब नहीं है कि मैल न्यूट्रिशन सिर्फ वही है कि हम ग़िज़ा की कमी की वजह से मैल नरिश्ड हैं। ग़िज़ा का इम्बैलेंस इनटेक, अगर हम बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी उसका कोई इनटेक है ना, तो वो भी मैल न्यूट्रिशन में ही काउंट होता है और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है कि एक क्लास ऐसी भी है जो कि बिल्कुल फल और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करती और डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा उनका प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपका, अगर आप उसको प्रॉपर आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो दिल के मसाइल हो जाते हैं। डायबिटीज का प्रेवलेंस इस वक्त इतना ज्यादा है और उसकी एक यही वजह है कि वो उनके जो खाने पीने की तरतीब है, उनके जो खाने पीने का तरीका है वो बैलेंस नहीं है। उसमें रॉ वेजिटेबल्स नहीं है। दालों को खाना शायद वो अपनी किसी हद तक इंसल्ट समझते हैं कि आज हमारे घर में दाल बन जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैल न्यूट्रिशन डजंट मीन कि ये ग़िज़ा की कमी है। मैल न्यूट्रिशन तब भी आपको उसका शिकार कर देती है अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस के साथ या प्रॉपर तरतीब के साथ या एक मुनासिब इंटरवल के साथ अपना खुराक का इस्तेमाल नहीं कर। लेकिन अगर देखा भी जाए तो खदीजा, अगर खाना भी है, गोश्त अगर खाना भी है तो महीने में कितना खा लेना चाहिए? और आजकल आपको पता है फिश का बहुत ज्यादा सीजन है, तो वो अगर देखे जाए तो वो कितना इंटेक होना चाहिए महीने में या हफ्ते में? हाँ, हम वीकली बेसिस पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हमारे यहाँ यूजुअली ये समझा जाता है कि फिश बहुत सर्दियों की ग़िज़ा है, बल्कि मैं तो उनको कहती हूँ कि इफ यू कैन अफोर्ड तो आप पूरा साल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हफ्ते में कम अज कम 1 से 2 दफा आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जैसे कि इंडिविजुअलाइज बहुत इश्यूज होते हैं कि हमें हॉट फ्लैशेस आते हैं या हमारी तबीयत खराब हो जाती है या हमारा बीपी शूट कर जाता है, तो उस केस में भी हफ्ते में कम से कम 1 दफा मछली इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन खदीजा, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी है, आपने जैसे कहा कि पूरा साल ही खानी चाहिए, गर्मियों में यहाँ कहा जाता है कि नहीं खानी चाहिए। ये सब वो हैं जो हमने कुछ आप कह लो कि रीजनल इश्यूज जो से हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन दैट्स द फैक्ट मुनीबा के मौसम का असर होता है जरूर, लेकिन हफ्ते में 1 दफा मछली गर्मियों में भी खाई जा सकती है। ठीक है,
इट्स अ वेरी मतलब कि वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये इतना अच्छा सोर्स है आपके मिनरल्स का, इसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। मतलब अगर मैं ग्रेड करना शुरू करूं इसको तो इट्स समथिंग लाइक गोल्ड जो कि आपको अवेलेबल है, क्योंकि इसके अगर आप ये ले लेते हो तो फिर आपको मजीद टैबलेट्स पे नहीं जाना पड़ता, कैप्सूल्स पे नहीं जाना पड़ता, इन द पाउडर फॉर्म सप्लीमेंट्स पे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो मछली के न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इनको ग्रेड करूं तो दे आर गोल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है खदीजा, ये भी बहुत ज्यादा खदशा पाया जाता है कि ब्रॉयलर मुर्गी जो है वो नहीं खानी चाहिए, वो सही नहीं होती, उसकी जगह आप लोगों को देसी मुर्गी खानी चाहिए। इसमें कितनी हकीकत है, ये कितना सच है, बताइए हमें। अच्छा, इसकी इट्स अ वेरी डिबेटेबल स्टफ, और इस पे बहुत ज्यादा जो सी है डिबेट भी हो सकती है, इसके बहुत ज्यादा रेफरेंसेस भी हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज मतलब के टॉपिक। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आप ये बात मानने वाली है कि जो ऑर्गेनिक चिकन है वो ब्रॉयलर से बेहतर है, ठीक है। अब उसके बेहतर होने की वजह ये है कि जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ है वो ब्रॉयलर की बहुत कम है, यानी कि वो उतने दिनों में अभी अपने अंदर वो ताकत डेवलप ही नहीं कर पाता, जो कि हमें फिर नहीं मिलती। लेकिन देसी मुर्गी जो सी है वो उसकी ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो जितनी प्रॉपर होती है उसी तरीके से फिर वो उसका आउटपुट भी उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ब्रॉयलर का सिलसिला ये है कि वो उसकी जो ग्रोथ है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से होती है और वो जल्दी हो जाती है, और वो चंद दिनों में मतलब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको स्लॉटर कर लिया जाए। तो वो जो दिनों की कमी है उसकी वजह से उसकी ताकत ऑर्गेनिक चिकन से कम होती है। ये कि हमें गोश्त या सब्जियां जो होती हैं उनको किस फॉर्म में खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से माहिर ग़िज़ायात कहते हैं कि हम उनको इतना भून देते हैं कि जो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या उसकी ग़िज़ायत होती है वो ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम लिए बगैर, किसी कंपनी का नाम लिए बगैर एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि वो कंपनी दुनिया के बेहतरीन आलू कल्टीवेट करती है, ठीक है। लेकिन वो जिस तरह से हमें वो आफ्टर फ्राइंग हमें पेश किए जाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कलेक्ट कर लेना और फूड इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस खुराक को आप किस तरह से अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। अब उसमें हम रेगुलर बेसिस पे बता रहे होते हैं कि आपने अपने खाने को जब बनाना है उसमें नमक चिकनाई का इस्तेमाल कम रखना है। और ये जो आप बात कर रही है ना कि हम बहुत ज्यादा ओवर कुक कर लेते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को एज कंपेयर टू सेमी कुक्ड जो सा है वो हम खराब कर देते हैं। इट्स अ वेरी बिग फैक्ट कि हमारे पकाने के तरीके ऐसे हैं कि हम खुराक तो अच्छी कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसको प्रिपेयर इस तरीके से करते हैं। खदीजा, ये बेहतर नहीं है कि हम बचपन से ही बच्चों को ये आदत डालें, उनको सब्जियां खिलाने की, उनको दालें खिलाने की, टेबल फूड जो है उनको खिलाने की, क्योंकि हमने देखा है कि बचपन से ही बच्चों को गोश्त की आदत डाली जाती है और दालों की और सब्जियों का टेस्ट उनको पता ही नहीं होता। बिल्कुल मुनीबा, वही बात है ना कि आप किस तरह से ट्रेन करते हो। अब हमारे पास अगर कोई क्रोनिक डिजीज के साथ कोई पेशेंट आता है ना, तो इसके बावजूद हमारी जो हिस्ट्री है वो वहां तक जा रही होती है कि जब आपने बच्चे की वीनिंग स्टार्ट की तो आपने किस तरीके से की। और वो वीनिंग स्टेज जो सी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बच्चे के टेस्ट बर्ड्स डेवलप करने में। और उसको जितना ज्यादा आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे रॉ वेजिटेबल्स के साथ, उसको जितना ज्यादा आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे सैलड्स के साथ, उसको जितना ज्यादा आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे वेजिटेबल प्यूरीज के साथ, उतना ही बेहतर है, रादर देन कि आप एक स्टिग्मा बना लें कि बस मेरा बच्चा तो सिर्फ ये मतलब कि गोश्त का इस्तेमाल या यखनी का इस्तेमाल करता है। यखनी और गोश्त बुरा नहीं है, लेकिन किसी चीज के ज्यादा इस्तेमाल से होता ये है कि बाकी चीजों के लिए उसके टेस्ट बड्स ही नहीं डेवलप होते, उसको वो चीजें अच्छी ही नहीं लगती। बड़ा होके जब वो बच्चा उन चीजों को मुंह नहीं लगाता तो इसमें उसकी ट्रेनिंग का कसूर है, इसमें उसको वीनिंग स्टेज पे जो दिया गया जब बच्चा अपनी ठोस ग़िज़ा शुरू करता है इसमें उसका कसूर है। इसमें बच्चे का कतई कोई कसूर नहीं है। हाँ, इसने खुश होके कभी दूध नहीं पिया या ये सब्जी नहीं खाता या जो मर्जी सब्जी बना दो इसको तो पसंद नहीं आती, अब मैं मार्केट से क्या लेकर आऊं। अब ये डिबेट करना
फायदा नहीं देगा, रादर देन कि जब आप उसकी ठोस के साथ शुरू कर रही थी, वो एक वीनिंग स्टेज में था, जब उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे थे, उस टाइम आप उसको इंट्रोड्यूस कराते रॉ वेजिटेबल से, वेजिटेबल प्यूरी से, दाल के सूप से, लेंटिल सूप से, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि दाल का भी सूप होता है, और ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, हाँ, और ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि भाई यखनी की जगह दाल को भी हम शोरबे की तरह या सूप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि हम अगर अपना फूड पिरामिड देखें तो उसमें वेजिटेबल, सब्जियां, दालें, ये उनका ज्यादा इंटेक करना चाहिए, ना कि मुर्गी या गोश्त का ज्यादा इंटेक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खतीजा ऐवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ायात थी, और हमें अच्छी अच्छी टिप्स देकर गई हैं कि आप किस तरह गोश्त से बच के, बल्कि गोश्त को थोड़ा सा कम करके आप दालें और सब्जियां खा सकते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और ग़िज़ाइयत भी उनमें भरपूर है गोश्त से ज़्यादा। तो बहुत शुक्रिया खतीजा आपके कि आपने हमें वक्त दिया है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्या कभी आपने सोचा है कि हम सड़क पर चलते चलते अचानक सिग्नल पर क्यों रुक जाते हैं? इस लाल रंग में ऐसा क्या होता है कि हमें ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है? तो जनाब, हम इस मैसेज की वजह से रुकते हैं, इस जबान की वजह से रुकते हैं जो लाल रंग हमें दे रहा होता है। रंगों की भी एक जबान होती है, उनके भी असरात होते हैं, असरात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और ये रंग ही हैं जिनकी बदौलत हमारे आस पास ये जो बहारें हैं, वरना दुनिया फीकी और इतनी बेरौनक होकर रह जाए ना, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह। मूवी आपने देखी होंगी, लेकिन रंगों का हमारी सोच, हमारी सलाहियतों, तवानाई और शख्सियत पर इतना असर है जिसका शायद हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। और रंगों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन और मिस्र समेत कई कदीम तहजीबों में कलर थेरेपी यानी रंगों से इलाज किया जाता था, और रंगों को इस्तेमाल करके मरीज को सुकून पहुंचाया जाता था। रंगों से इलाज को क्रोमोथेरेपी और लाइट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, और आज के जदीद और मॉडर्न दौर में भी इनसे इलाज किया जाता है। कलर थेरेपी एक मर्तबा फिर से मकबूल होती जा रही है, और जिससे हमारे नफ्सियाती मसाइल का इलाज किया जाता है। तो जनाब, रंगों की अहमियत क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है माहिम गुल है और विजुअल आर्टिस्ट है। माह, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। माहम, आप विजुअल आर्टिस्ट हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा रंगों को, तो आपके नज़दीक रंग कितनी अहमियत रखते हैं हमारी जिंदगियों में? रंग बहुत अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। रंग इवन अगर आप अपने घर में भी, अगर आप इंटीरियर जो है वो इवन बल्ब, लाइट बल्ब से भी आपके मूड पे असर पड़ता है। तो अगर आप कुछ ऐसे कलरफुल एलिमेंट्स अपने घर में भी ऐड करते हैं, लेट्स से कि ग्रीनरी आप ऐड करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उससे भी आपके मूड पे बहुत फर्क पड़ता है। इट इफेक्ट्स अ लॉट। आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है, बिल्कुल। तो ये जो आज अभी मैं पढ़ी थी कलर थेरेपी के हवाले से, एक्चुअली कलर थेरेपी होती क्या है, इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं आप? कलर थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ये एक ऐसा फन है कि जब हम बात नहीं कर पाते, बाज़ वक़्त अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनको स्टटरिंग का भी प्रॉब्लम होता है, कई लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनको फोबिया होता है कि वो नहीं बात कर पा रहे, या उसके अलावा आपको एंग्जाइटी हो जाती है या आपको डिप्रेशन हो जाता है। जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं तो उसमें फिर कागज़ और रंग एक बेहतरीन ज़रिया इजहार है अपनी उस फीलिंग्स को, इमोशंस को उतारने का और अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का। तो ये इसी को हम आर्ट थेरेपी भी कहते हैं, कलर थेरेपी भी कहते हैं। मतलब हम इस रंगों के जरिए या कागज और कलम के जरिए, ब्रश के जरिए हम अपना स्ट्रेस और एंजाइटी दूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें और नॉर्मल आर्ट करने में सिर्फ यही फ़र्क है कि इसमें हम क्रिटिक नहीं कर सकते, हम उसमें जजमेंटल नहीं हो सकते कि ये ड्राइंग ठीक नहीं हुई। या इसमें जो सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन जो हमारे इधर मुल्क में है कि अगर आपने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई तो आप आर्ट कर ही नहीं सकते। तो वो आर्ट थेरेपी बेसिकली इनकरेज करना है अपनी किसी भी किस्म की फीलिंग्स को पेपर पे उतारना। उसके लिए आप जो पेशेंट है या जो भी स्ट्रेस से उस वक्त डील कर रहा है, उसको हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि आपने ये ठीक नहीं किया। उसको हम इनकरेजमेंट देते हैं कि आप
जो भी आपके अंदर है उसको आप बनाएं, और जब वो उसको पेपर पे उतारते हैं, रंगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसी को इलाज कहते हैं, उसी से स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है तो आपकी। क्या ये हम अकेले भी कर सकते हैं कलर थेरेपी घर में भी, या फिर हमें किसी से कंसल्ट करना पड़ता है? कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशन से फ़ायदा ये होता है कि उसमें कॉग्निटिव टूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें टूल्स दिए जाते हैं और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जाती है। जैसे किसी को कोई अगर स्ट्रेस हो रहा है तो जो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है वो उसके थ्रू ये पता लगा सकता है कि इसके सबकॉन्शियस में क्या फीलिंग ऐसी है जिसकी वजह से ये उस चीज़ से गुजर रहा है। उसमें उसकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए उसको डिफरेंट टूल्स देके उसे डिफरेंट चीज़ें बनवाई जाती हैं, और वो जब चीज़ें बनाता है तो उससे जो एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि इसके दिमाग के गोशों में ये चीज़ जो है वो फंसी हुई है। तो क्योंकि सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के थ्रू पता चल जाता है। जैसे बच्चों को भी अगर आप काम करने के लिए कुछ भी देंगे, तो अगर इवन के कनाडा में मैं जब थी तो हम लोग स्कूल में मैं जॉब करती थी, तो उसमें अगर कोई बच्चा बहुत ग्लूमी चीज़ें बना रहा है या बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की इतनी अच्छी चीज़ें नहीं पेंट कर रहा, तो वो फिर अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती थी बीच में, चिल्ड्रंस एड इन्वॉल्व हो जाती थी कि इसके घर पे क्या ऐसे मसाइल हैं कि ये बच्चा इस तरह की चीज़ें पेंट कर रहा है। तो उससे आप पूरी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब हम रंगों से भी पर्सनालिटी का, डार्क कलर्स और लाइट कलर से भी, इन चीज़ों से बिल्कुल लगा पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ और जी। इनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कई लोग बहुत चुलबुले नेचर के होते हैं तो वो फ्रेश कलर्स पहनते हैं, उनको हम देख के बता सकते हैं कि ये इनकी पर्सनालिटी क्या है। अगर कोई बहुत डल कलर्स में जा रहा है, इवन उनके घर के इंटीरियर से आप पता लगा सकते हैं, उनके आप पर्सनालिटी से, उनके पहनने ओढ़ने से जो वो रंग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है काफ़ी हद तक कि इनकी किस तरह की सोच है, बहुत वाइब्रेंट है या बहुत तो क्या यहाँ पे आपको लगता है हुमा कि अवेयरनेस है कलर थेरेपी के हवाले से, लोग ये यूज़ करते हैं? कलर थेरेपी के लिए हमारे ऐसा पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा उस तरह से काम नहीं हो रहा, उतने इदारे नहीं हैं कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाए। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे जाज आर्ट गैलरी में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आर्ट वर्कशॉप्स रखी, जबकि ये जो कोविड की वजह से जो आजकल सिचुएशन है, लोग घरों में, हमारे पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन बाहर के मुल्कों में मैंने देखा बहुत सख्त लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी एक लोग भले बाहर हैं लेकिन एक डिप्रेशन और एंजाइटी है, कारोबार भी मुतासिर कुछ हद तक हुए हैं। तो उससे जो घरों में बच्चे, स्पेशली जब स्कूल बंद थे तो बच्चे घरों में बंद थे बिल्कुल, तो उसमें बच्चों को अगर आर्ट एक्टिविटीज कराई जाएं तो उनका स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो रिलीज, उस तरह से उनका बैलेंस हो जाता है। वो बाहर भी नहीं जा पा रहे, स्कूल जा नहीं पा रहे, कोई एक्टिविटी बाहर आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो ये घर में बैठ के एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और आप जान भी सकते हैं कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा ये हुमा, ये भी कहते हैं कि पेंटिंग करना और या रंगों से खेलना आपकी दिमागी सेहत के लिए भी बड़ा मुफीद होता है। आप खुद एक पेंटर हैं, तो जब आप रंगों के साथ खेलती हैं तो आपको किस तरह फील होता है, क्या सोचती हैं आप? मैं जब पेंट करती हूँ तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब भी मैं अपसेट हो जाऊं या जब भी, तो मैं अपनी वो सोच को कैनवस पे डाइवर्ट करती हूँ। और मेरा तो काम है ही मेरी अपनी थेरेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी हर दूसरे बंदे के अंदर है आजकल। आप रोड पे देखें तो एंजाइटी है लोगों में, हर तरफ है। तो पेंटिंग, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, मुझे तो जितना सुकून पेंट करके मिलता है, जब भी मैं किसी फीलिंग से गुजर रही हूँ या कुछ भी हूँ, तो मैं पेंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। इट हेल्प्स मी अ लॉट। हम किस तरह फिर अपने बच्चों को इस साइड पर लेकर आएं, उनको बताएं कि आप इसके थ्रू भी अपनी जो अंदर की चीज़ है या बात है वो हमें बता सकते हैं? जैसे कई बच्चों को फोकस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें बच्चों का तवज्जो का इशू भी होता है समटाइम। तो उसमें एक फिशिंग गेम होती है, उसमें आप मतलब ये मुझे एक खातून थी, वो बच्चों के साथ स्पेशली वो काम करती थी, तो बड़ी अच्छी एक उन्होंने चीज़ बताई कि उसमें आप वो एक इतना सा वो चीज़ होती है, उसमें बच्चा वो फिश उसके मुंह में डालता है और वो कुछ उठाता है, कुछ मैग्नेटिक कुछ एक होती है, उससे आपको फोकस में हेल्प मिलती है। इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं बच्चों को, बहुत सारी एक्सरसाइजेज से हम उसमें उनकी सोच को एक उस पर डाल सकते हैं कि उनकी वो चीज़ हेल्प हो जाए। एक्सरसाइजेज आप प्रेफर करेंगे कि हम बच्चों को घर में रहकर उनको करा सकते हैं? उनको घर में रहकर एक तो यही फिशिंग, एक तो फोकस वाली जो है वो चीज़ आप करा सकते हैं।
फिर उसमें आप उनको कोलाज वर्क करवा सकते हैं। कोलाज में आप उनको डिफरेंट कलर्स के साथ वाइब्रेंट कलर्स हैं उनको आप उस तरह से अलग से करें। फिर आप डिफरेंट न्यूज़पेपर आप यूज़ करके, काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल होता है घर में, काफ़ी सारी हमारी जो चीज़ें होती हैं जैसे एम्प्टी बॉटल्स होती हैं, आप उनको पेंट करवा सकते हैं। उसमें बच्चों में एक वो भी एक चीज़ डेवलप होगी कि वो उसको डेकोरेशन वाला क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, डेवलप होती है कि हम कुछ कर सकते हैं। मुझे ये बताइए हुमा कि क्या आर्ट थेरेपी से जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे होते हैं उनका भी इलाज हो सकता है, क्योंकि वो रंगों को देखकर मूवमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल हो सकता है। इसमें वही बात आ जाती है अगेन कि आप उनको उनके अंदर जो एक चीज़ चल रही है, बच्चे भी फील करते हैं, इवन जानवर फील करते हैं ये चीज़ें। तो तो आप अगर बिल्ली के बच्चे को भी वो कलर वो दिखाएंगे या कोई चमकती चीज़ दिखाएंगे, हाँ, तो वो रिएक्ट करेगा। तो उसमें रंग बाज रंग बहुत वाइब्रेंट होते हैं, उससे एग्रेसिवनेस भी आ जाती है बच्चों में। जैसे रेड कलर है या ब्लैक कलर है, वो अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के कलर हों तो वो आपके मूड के ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं। तो और देखा जाए तो माहम, हम अगर बचपन में बच्चों से पूछें तो कहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी बच्चों की बात की जाए तो हमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर बाहर की दुनिया का देखा जाए तो वहाँ पर आर्टिस्ट को बड़ा मकबूल तरीन समझा जाता है, इस फील्ड को भी समझा जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर जो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, यहाँ पर आर्ट को हम सिर्फ पेंटिंग से लेते हैं। हाँ। जबकि मैंने ये महसूस किया है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अगर आर्टिस्ट ना होती तो मैं शायद मेकअप में डिग्री ना ले सकती। अच्छा। तो आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आर्ट इज खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है जी। तो आर्ट में ये नहीं है कि हम सिर्फ कैनवस पे पेंटिंग कर रहे हैं। आर्ट में आपके ये आर्ट में 3-4 असूल ज़वाबित होते हैं जिनको आपने लेके चलना होता है। उसमें आपकी कॉम्पोजिशन, कलर बैलेंस, रिदम, हार्मनी, ये सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में भी हैं। अगर आप अपने आर्टिस्ट हैं तो आप इंटीरियर कर सकते हैं, आप मेकअप कर सकते हैं, आप ड्रेस डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। वो सारी सिर्फ टूल्स का फर्क है। उसमें सिर्फ टूल्स का फर्क है, लेकिन बेसिक आपकी जो देखने की आंख है, इवन फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपने टूल्स समझने हैं। तो ये एक फनून लतीफ़ा की एक चीज़ एक उसमें महदूद नहीं है, ये काफ़ी बिल्कुल ठीक है। माहम गुल हमारे साथ मौजूद थी, विजुअल आर्टिस्ट थी। माहम, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। जनाब, आजकल जो कलर थेरेपी के हवाले से बातें हो रही थी और किस तरह होती है, उस हवाले से हमने आज ये सेगमेंट किया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें बताया जाए कि कलर थेरेपी होती क्या है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स आप लोगों तक पहुंचा दी होंगी, मैंने भी और माहम ने भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो टिप्स हैं अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ कि आज जो प्रोग्राम हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें फेसबुक पेज पर जाके। आप बता सकते हैं कि हम और कौन कौन से सेगमेंट लेकर आ सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।